हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी लोग? मैं समझता हूँ ठीक ही होंगे। घर के अंदर बैठे लॉकडाउन चल रहा तो ठीक ही होंगे, लाजमी है। बाहर कहीं जाना नहीं, आना नहीं, घूमना नहीं, फिरना नहीं, खेलना नहीं, तो लाजमी है, सब ठीक ही है। घर में जो भी है बेहतर है। चलो अच्छी बात है, घर के अंदर रुके रहें, ज़्यादा सेफ रहेंगे। बाहर निकलने की कोशिश भी ना करें, बस पढ़ाई करें, अपना अध्ययन करें। थोड़ा बहुत टाइम मिले तो घर के अंदर ही खेल कूद लें और अपना एंजॉय करें, भाई घर से बाहर ना निकले। ओके। हाँ बच्चों, तो आज हम एक फिजिक्स के बहुत ही अच्छे और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध। सभी जानते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या है? देखिए, अपनी निजी जिंदगी में प्रतिरोध क्या है? अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, और उस काम में जो भी रुकावट पैदा हो रही है वो प्रतिरोध है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आपके अब्बू ने आपको रोक दिया, नहीं नहीं बेटा क्रिकेट खेलने नहीं जाना। उस समय अब्बू कौन है? प्रतिरोध है। लेकिन उन्हें गलत ना समझे हैं, वो सिर्फ इसलिए रोक रहे हैं कि भाई हो सकता है खेलते समय आपकी कहीं चोट ना लग जाए और कहीं आपका कोई होमवर्क अधूरा ना रह जाए। वो आपको पढ़ने की तरफ प्रेरित करना चाहते हैं। बाकी फिलहाल वो आपको खेलने से रोक रहे हैं, इसलिए प्रतिरोध है। राइट? आप मोबाइल देख रहे हैं, मम्मी ने आपके मोबाइल को हाथ से छीन लिया, मम्मी उस समय कौन है? प्रतिरोध है। क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उस काम में क्या एक रुकावट पैदा हो रही है। काम चाहे सही हो या गलत। चोर चोरी करके भागता है, पुलिस उसके पीछे भागती है, पुलिस कौन है? उसका प्रतिरोध है। क्योंकि चोर का काम है चोरी करना, तो वो तो अपने काम को कर रहा है, लेकिन पुलिस उसके काम को रोक रही है, इसलिए पुलिस कौन है? प्रतिरोध। सिंपल सा मैटर है। जो भी आप काम कर रहे हो, काम करते समय जो भी चीज आपके बीच में आ रही है, आप पे रुकावट पैदा कर रही है, वो रुकावट ही आपका क्या है? प्रतिरोध। लेकिन अब अगर अपन अपनी साइंस की भाषा में बात करें तो फिर प्रतिरोध क्या है? हम साइंस की भाषा में प्रतिरोध की परिभाषा क्या देंगे? हम ये तो लिख के नहीं आएंगे पापा ने रोक दिया ये प्रतिरोध है, मम्मी ने रोक दिया ये प्रतिरोध है, पुलिस वाले पकड़ रहे हैं ये प्रतिरोध है, ये तो नहीं लिखेंगे। हाँ, वहां कुछ और है। हम साइंस की भाषा में इस प्रतिरोध की परिभाषा कुछ और ही देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब किसी चालक तार में कोई धारा प्रवाहित होती है, तो चालक तार का पदार्थ जो धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, चालक तार के अंदर जो धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा होती है, वो रुकावट ही उसका क्या है? प्रतिरोध है। सिंपल सा मैटर आप समझ लीजिए। किसी भी चालक पदार्थ के अंदर अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है और धारा के प्रवाह में जो रुकावट पैदा हो रही है, वो रुकावट पैदा होना ही उसका क्या है? प्रतिरोध है। साइंस की लैंग्वेज तो हमसे ये कहते हैं। आज हम उसी प्रतिरोध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, साइंस के बारे में। क्योंकि हमें एकेडमिक में मम्मी पापा या पुलिस के बारे में नहीं लिखना, हमें साइंस की लैंग्वेज में लिखना है। और हो सकता है कभी कंपटीशन में जाए तो हमें कुछ और ही यूज करना है। राइट? आ रही है मेरी बात? सुनिए, तो आज हम उसी प्रतिरोध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया लैंग्वेज से, आप ध्यान दें। किसी चालक तार में या किसी भी पदार्थ में जब कोई धारा प्रवाहित होती है, तो धारा के प्रवाह में जो रुकावट पैदा होती है, वो रुकावट हमारा क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। तो ये तो सभी जानते हैं कि सब धारा के प्रवाह में रुकावट का पैदा होना प्रतिरोध कहलाता है। लेकिन ये प्रतिरोध पैदा क्यों होता है, ये नहीं पता। सब इसकी जानकारी नहीं कि प्रतिरोध क्यों पैदा होता है। चलिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक चालक तार, ध्यान से देखिए, ये एक चालक तार है। क्लियर? इसके अंदर करंट आई एम्पेयर का करंट इस ए सिरे से बी सिरे की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो हम 9th 10th क्लास से रेगुलर पढ़ते चले आ रहे हैं, 11th 12th में भी पढ़ा हुआ है कि धारा की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। धारा की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब इस चालक तार के अंदर असंख्यों इलेक्ट्रॉन है, एक नहीं है। इसमें चालक तार में असंख्य इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। जब इसमें अंदर धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन, जब धारा ए से बी की ओर जा रही होती है तो इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर चलते हैं, यानी धारा की विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। तब ये इलेक्ट्रॉन अपने उत्पन्न होने वाले आयनों, जिनसे ये पैदा हुए इलेक्ट्रॉन, उन आयनों से या फिर इस पदार्थ की परत, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, कभी इससे टकराता है पदार्थ की परत से, चालक तार की परत से, या कभी किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से टकराता है, कभी किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से टकराता है। तो लगातार टक्कर के कारण इनकी गति, इलेक्ट्रॉनों की गति लगातार क्या होती जाती है? धीमी होती जाती है। इलेक्ट्रॉन की इस गति का धीमा होना ही हमारा प्रतिरोध कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉनों की गति एक धीमी हो जाती है और ये एक नियत औसत चाल से गति करने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं अनुगमन वेग। एक ये नियत न्यूनतम औसत चाल से गति करते हैं, जिसे हम उसका कहते हैं अनुगमन वेग। यानी अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं, इनकी चाल बहुत धीमी हो जाती है टकराने के कारण। लगातार ये इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराते हैं, चालक तार की सतह से टकराते हैं, किसी अन्य आयन से टकराते हैं, तो लगातार टकराने के कारण इनकी गति कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। वो धीमा होना ही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिरोध। उस गति का धीमा होना, इलेक्ट्रॉन की गति का धीमा होना ही प्रतिरोध कहलाता है। अब आपको सर इलेक्ट्रॉन की गति धीमी हो रही है, तो इससे धारा का क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना। मैंने आपसे ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन जितनी तेज बहेगा, धारा भी इतनी तेज जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन ही धीमा हो गया तो लाइट बात है कि धारा के बहने में भी रुकावट पैदा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो धारा बहती है। जब इलेक्ट्रॉन धीमा हो रहा है तो जाहिर सी बात है धारा में भी रुकावट पैदा होने लगेगी। इसीलिए तो कहते हैं कि पदार्थ के अंदर जो रुकावट पैदा होती है, उस रुकावट के कारण जो धारा पैदा होने लगती, वो जो पदार्थ के अंदर
धारा के अंदर जो रुकावट पैदा होती है वो रुकावट ही हमारा क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध क्या है, क्यों पैदा होता है। मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया कि हर चालक पदार्थ के अंदर असंख्य इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉन धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। गति करते समय ये अन्य आयनों, अन्य इलेक्ट्रॉनों या चालक तार की सतह या चालक पदार्थ की सतह से लगातार क्या करते हैं, ऐसे टकराते रहते हैं। ये टकराते हुए गति करते हैं, टकरा रहे हैं, कभी इधर टकरा रहे हैं, कभी इधर टकरा रहे हैं। ये टकराते हुए गति करते हैं, लगातार टकराते हुए गति करते हैं, तो जिसके कारण इनकी गति धीमी हो जाती है और ये न्यूनतम नियत औसत चाल से गति करने लगते हैं। उस न्यूनतम नियत औसत चाल को हम कहते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अपवाह या अपवहन वेग भी कह सकते हो आप, अपवहन वेग भी कह सकते हैं, अपवहन वेग। जहां v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, v तो आपके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और d आपके ड्रिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। ड्रिफ्ट समझ में आ रही है ना, ड्रिफ्ट, इसको पूरा बोलते हैं vd को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग या अपवहन वेग। ये इस चाल से गति करने लगते हैं और ये चाल बहुत ही धीमी होती है, बहुत ज्यादा धीमी। अब जब जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन की चाल धीमी है तो धारा भी धीमी गति से ही प्रवाहित होगी, यानी धारा की गति धीमी होगी। तो धारा की गति किसके कारण धीमी हुई? जाहिर सी बात है इसके अंदर के पदार्थ के अंदर और जो आयन है और जो इलेक्ट्रॉन है उनके कारण ही तो धारा धीमी हुई है। तो वो सारी जो चीजें जो इसकी धारा की गति को धीमा करें वो सभी क्या, प्रतिरोध है। प्रतिरोध की तरह से कहानी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध किस तरह से कार्य करता है। क्लियर? चलिए बेहतर है, मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं। देखिए किसी भी जो चालक तार का प्रतिरोध है या किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है? सबसे पहला, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो चालक तार की लंबाई L और दूसरा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल किस पर? A पर। और ये चालक तार की लंबाई L पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर। यानी किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध R है वो लंबाई L के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर लंबाई बढ़ेगी, तार की आप लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। ये सिंपल सा मैटर है, बहुत सिंपल सा मैटर है, इसको आप आसानी से समझ सकते हो। कैसे? देखिए ये रोड है, ये सड़क है, ये है ब्रेकर, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये ब्रेकर है। फिलहाल आपको इतनी लंबी रोड पर ये तीन ब्रेकर दिखाई दे रहे हैं। कोई वाहन है, ये चलता चला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये चलेगा तो इन तीन ब्रेकरों को पार करेगा। जब तीन ब्रेकर पार करेगा तो हर ब्रेकर पर इसकी गति लगातार क्या होगी? धीमी होगी। अगर मैं लंबाई रोड की बढ़ा दूं और लंबाई बढ़ा दूं तो ब्रेकरों की संख्या भी तो बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मान लो, आप एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिस पर आप गौर करेंगे। मैं कोई भी दो जगह, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया आगरा से मथुरा। अगर मैं मान लो आगरा से मथुरा की तरफ जा रहा हूं तो दूरी कम है, 60 किलोमीटर की दूरी। अब 60 किलोमीटर की दूरी है तो ब्रेकर भी बीच में कम ही मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आगरा से दिल्ली जाऊं, मथुरा होते हुए ही दिल्ली जाऊं, दिल्ली और भी लंबा 250 किलोमीटर है, तो मैं जितनी दूर जाऊंगा तो ब्रेकरों की संख्या बीच में रोड पर लगातार क्या होगी? बढ़ेगी। जब ब्रेकरों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित बात है हर बार मेरी गति लगातार क्या होगी? ज्यादा धीमी होगी। मैं थोड़ी दूरी चल रहा हूं तो कम ब्रेकर आ रहे हैं, मुझे कम गति धीमी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो मुझे ज्यादा लंबी दूरी चलनी पड़ेगी तो निश्चित बात है ब्रेकरों की संख्या भी ज्यादा आएगी। जब ब्रेकरों की संख्या ज्यादा आएगी तो मेरी गति और भी ज्यादा धीमी हो जाएगी। कुल मिलाकर सीधी से मतलब है कि आपकी लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। समझ में आ रही मेरी बात? अब बात आती है दूसरी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है कि अगर क्षेत्रफल जैसे मान लो रोड यही है, अब मैं ब्रेकर की बात नहीं कर रहा, अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बहुत सारी कारें आपस में चल रही हैं, बहुत सारी कारें, ये बहुत सारी कारें हैं जो आपस में एक ही दिशा में चल रही हैं। लाजमी है एक ही दिशा में चलेंगी। रोड पतली होगी तो निश्चित बात है कि इनकी गति अपने आप ही कैसी हो जाएगी? धीमी। रोड पतली है, ये एक पतली रोड है, यानी रोड की चौड़ाई बहुत ही कम है, क्षेत्रफल बहुत ही कम है, तो जाहिर से तो कारों की संख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल कम है, तो उनकी गति आपस में वैसे ही धीमी हो जाएगी, क्योंकि आपस में कभी टकराएंगे कभी धीमी करेंगे, तो ये इनकी गति ऑलरेडी धीमी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी रोड को चौड़ा कर दूं, क्षेत्रफल बढ़ा दूं, कार इतनी है, कार की संख्या अब नहीं बढ़ानी, कार उतनी है, क्षेत्रफल बढ़ा दूं तो निश्चित बात है अब इनके बीच के गैप, कारों के बीच का गैप बढ़ जाएगा।
जिससे एक कारें आराम से ओवरटेक करते हुए बिना किसी रुकावट के आगे की ओर निकल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये कि चौड़ाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान कम होता है, चौड़ाई कम होगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से लंबाई पर भी डिपेंड है, लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। सीधी सी कहानी है। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए, ये बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, आना भी चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी चालक पदार्थ के अंदर प्रतिरोध R है, वो उसकी लंबाई L के अनुपाती और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल एक व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये है हमारे पास प्रोपोर्शनल का चिन्ह, आपको ध्यान से देखना है, ये एक प्रोपोर्शनल का चिन्ह है। इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाना है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं जब भी कभी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा जाता है कोई ना कोई नियतांक जरूर लगता है। तो यहाँ पर नियतांक के रूप में R बराबर रो L/A का प्रयोग किया जाएगा, यानी रो का प्रयोग किया जाता है। इसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, रो। ध्यान है, इसको रो बोला जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। ये एक नियतांक है, ये क्या है, यहाँ पर एक नियतांक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों? मैंने क्या कहा था आपसे, जैसे हम प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक जरूर यूज होता है। यहाँ नियतांक के रूप में रो मतलब प्रतिरोधकता का प्रयोग करते हैं, रो को ही हम प्रतिरोधकता कहते हैं। क्लियर? और इस रो का मान हर पदार्थ के लिए कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो हम रो की बात करें तो प्रतिरोधकता क्या है, समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर? चलिए अब मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। रो पदार्थ का एक गुण है, रो जो है प्रतिरोधकता जो है वो एक पदार्थ का गुण है और ये हर पदार्थ के लिए कांस्टेंट होती है। प्रतिरोधकता जो है वो हर पदार्थ का गुण है और ये हर पदार्थ के लिए कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। जरा मैं समझा देता हूँ कैसे कांस्टेंट होती है, जरा ये भी देख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ले लिया लोहा, आयरन। लोहे की जो प्रतिरोधकता रो है उसका मान है 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। अब ये हर लोहे के लिए कांस्टेंट है, ये किसी लोहे के लिए चेंज नहीं, चाहे लोहा पिटवा लोहा हो, ढलवा लोहा हो, कोई और लोहा हो, हर लोहे के लिए प्रतिरोधकता 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर ही रहेगी। मान लो मेरे पास लोहा छोटा है, मेरे पास लोहे का टुकड़ा छोटा है तो भी उसकी प्रतिरोधकता 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। मान लो मैं इसे पकड़कर पीट कर ये मान लो किसी भी तरीके से मैंने इसको लंबा कर दिया, खींच दिया, लंबा कर दिया और ये पतला हो गया ये लोहा मेरा। ये इस तरह से, पहले मेरे पास लोहा ये था, ध्यान से देखें, पहले मेरे पास लोहे की कंडीशन ये थी, अब मैंने किसी भी तरीके से इसको खींच कर पतला कर दिया और लंबा कर दिया, तब भी इसकी प्रतिरोधकता 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर ही रहेगी। इसका मतलब प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी। प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है इसलिए ये चेंज नहीं होता। प्रतिरोधकता एक पदार्थ का गुण है इसलिए ये चेंज नहीं होता। आपको ये बात ध्यान रखनी, समझ में आ रही मेरी बात? मतलब लोहा छोटा है तो भी इसकी 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर, लोहा मोटा है तब भी इतनी है, लोहा पतला है तब भी इतनी, लोहा कैसा भी हो उसकी प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको कांस्टेंट नियत कहा जाता है। लेकिन ये भी कई चीजों पर निर्भर करती है, प्रतिरोधकता भी कई चीजों पर निर्भर करती है। जैसे एक चीज और बता दूं, मान लो आपने नाइक्रोम ले लिया, नाइक्रोम, तो नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता है वो है हमारे पास 100 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ये नाइक्रोम की प्रतिरोधकता, तो ये भी कांस्टेंट है। नाइक्रोम पदार्थ की, नाइक्रोम जो है एक मिश्र धातु है, उसकी प्रतिरोधकता 100 × 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। आप ध्यान रखें। अब हमने नाइक्रोम जब लिया है, नाइक्रोम इस टाइप का जो पदार्थ लिया है, इस पर गौर करें जरा। अब ये पतला हो, मोटा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, इसकी प्रतिरोधकता यहाँ पर चेंज नहीं होगी, ये हमेशा ऐसी रहेगी। उस तार को मैं पतला कर दूं, उसी तार को मैं मोटा कर दूं, उसी को छोटा कर दूं, कुछ भी कर दूं उस तार को, उसकी प्रतिरोधकता चेंज नहीं होती। इसलिए प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ का गुण है, ये चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन ये भी कई चीजों पर निर्भर करता है, कई बार होता है चेंज, कई तरीके से होता है, वो तरीके अलग है। जरा उन पर गौर कीजिए, वो तरीके क्या है, जरा ध्यान दीजिए। जैसे ध्यान से देखिए, प्रतिरोधकता 3 चीजों पर निर्भर करती है रो। पहला मटेरियल, मटेरियल का मतलब पदार्थ क्या है। दूसरा टेम्परेचर, दूसरा है टेम्परेचर यानी ताप क्या है, ठीक है। और जो तीसरा जो पॉइंट है वो है आपकी इम्प्योरिटी। मतलब इम्प्योरिटी का मतलब, इम्प्योरिटी का सीधा मतलब अशुद्धता पर, अशुद्धता इस पर निर्भर करती है।
कहने का मतलब ये है, ये किसी भी एक पदार्थ के लिए कांस्टेंट रहती है। जैसे लोहा है, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि लोहे की प्रतिरोधकता 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। तो हर लोहे की प्रतिरोधकता इतनी ही होती है, चाहे वो लोहा कैसा भी हो, किसी भी तरीके का हो, छोटा मोटा आड़ा टेढ़ा किसी प्रकार का हो, हर एक की प्रतिरोधकता इतनी ही रहेगी। इसका मतलब ये पदार्थ पर निर्भर करती है। लेकिन सोचो, हर लोहे की प्रतिरोधकता अलग ये है, लेकिन मान लो नाइक्रोम की अभी मैंने बात की तो नाइक्रोम की प्रतिरोधकता कुछ और थी। मान लो चांदी की बात करो तो उसकी प्रतिरोधकता कुछ और होगी। हर पदार्थ की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, यानी उस पदार्थ पर ही निर्भर करती है। तो सबसे पहली प्रतिरोधकता तो पदार्थ पर निर्भर करती है। दूसरी बात टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भी प्रतिरोधकता चेंज होती है। टेम्परेचर के चेंज होने पर प्रतिरोधकता परिवर्तित होती है। कई पदार्थों में ये बढ़ जाती है, कई में कम हो जाती है। तो टेम्परेचर के चेंज होने पर भी प्रतिरोधकता चेंज हो जाती है। तीसरी चीज है इम्प्योरिटी। अगर मान लो हमने दो पदार्थों को अलग अलग बता दूं, जैसे मैंने कहा कि लोहे की प्रतिरोधकता इतनी है और नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता है वो आपके सामने थी 100 × 10⁻⁸ ओम मीटर, राइट। ये नाइक्रोम की प्रतिरोधकता थी। अगर मैं इन दोनों पदार्थों को मिला दूं तो निश्चित बात है कि अब ना तो वो जो इन दोनों पदार्थों से मिलकर जो नया पदार्थ बनेगा, जो भी नया पदार्थ ये बन रहा है, अब ये ना तो लोहा है और ना ही नाइक्रोम, क्योंकि इसके अंदर नाइक्रोम के गुण भी हैं और लोहे की भी। तो ऐसी स्थिति में अब इसकी जो प्रतिरोधकता रो होगी वो इन दोनों से अलग होगी। इन दोनों से कैसी होगी? अलग होगी। कोई तीसरी प्रतिरोधकता बन जाएगी। इसका मतलब अशुद्धता, यानी कि शुद्ध पदार्थ, जैसे शुद्ध पदार्थ तो लोहा था, उसमें मैंने नाइक्रोम को मिला दिया, तो इसका मतलब अब लोहा लोहा नहीं रहा बल्कि कुछ और बन गया, अशुद्ध हो गया वो। तो अशुद्ध पदार्थ की प्रतिरोधकता भी परिवर्तित हो जाती है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में आप मिला दोगे तो प्रतिरोधकता भी चेंज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिरोधकता हमारी 3 बिंदुओं पर निर्भर करती है। मुख्य रूप से तो 3, बाकी बहुत सारे बिंदु हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बिंदु हैं। आप पढ़ोगे तो और भी आपको बिंदु मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 बिंदु तो आपको ध्यान रखने ही है कि प्रतिरोधकता इन बिंदुओं पर निर्भर करती है। और ये क्या है? पदार्थ का एक गुण है। कोई भी आपसे पूछ रहे प्रतिरोधकता क्या है? पदार्थ का एक गुण है, ध्यान रखें। अब प्रतिरोधकता पर मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछे लेता हूँ जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है और आपकी जानकारी में भी होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी भी चालकता की लंबाई L है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, ठीक है, या A1 कह लो, लंबाई L1 कह लो, ठीक है। इसकी प्रतिरोधकता है ρ। अब इसी तार को खींचकर पतला कर दिया गया है, यही से होता, पतला करेंगे तो लंबाई तो बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़कर होगी L2, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलकर हो गया A2। अब यहाँ पर ध्यान से देखें कि A1 ज्यादा है A2 से, और लंबाई के रूप में अगर बात करेंगे तो लंबाई L2 ज्यादा है किससे? L1 से, दिख रहा है। तो अब इसकी प्रतिरोधकता का मान बताइए। अब इसकी प्रतिरोधकता आपको बतानी है। मान लो पहले प्रतिरोधकता ρ1 बराबर ρ थी, पहले प्रतिरोधकता ρ थी, अब ρ2 का मान आपको बताना है। अब प्रतिरोधकता कितनी बदल गई ये बतानी है आपको। तो अभी ध्यान रखिए, सोचिए, आप आंसर बताइए। अगर कई लोगों ने सोच लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, जो मैंने आपको बात समझाई थी उसके आधार पर आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। अगर आप इसी पदार्थ को पकड़कर खींचे, देखो ये मान लो पहले लोहा था, राइट, ये मानो पहले लोहा था, जब आपने इसको पकड़कर खींच दिया तो तब भी लोहा ही तो रहेगा, चांदी थोड़ी बन जाएगा खींचने पर, नाइक्रोम नहीं बन जाएगा, है सोना नहीं बन जाएगा, रहेगा तो लोहा ही। इसका मतलब पदार्थ तो वही है, लोहा, पहले भी लोहा था और अब भी लोहा ही है। फिर मैंने कहा था कि भाई ये किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती, ये मुख्य रूप से पदार्थ पर निर्भर करती। तो पदार्थ पहले भी लोहा था, पदार्थ अब भी लोहा ही है। इसका मतलब प्रतिरोधकता में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अंतिम प्रतिरोधकता ρ2 का मान भी ρ ही होगा। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता ρ है तो उसकी लंबाई को मैं घटा दूं। मान लो मैं प्रश्न ये दे देता कि मैंने इसकी लंबाई को कम कर दिया है, ऐसा कर दिया, चौड़ाई बढ़ा दी, ये लो, लंबाई कम हो गई और चौड़ाई बढ़ गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, चौड़ाई ज्यादा है, A2 का मान, समझ में आ रही है, और लंबाई पहले से कम हो रही है, तो तब भी इसकी प्रतिरोधकता ρ ही रहेगी, यानी ρ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मैं इसको खींचूं, बड़ा कर दूं तो भी ρ रहने वाली, छोटा कर दूं तो भी ρ रहने, यानी प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होगी। ये तो बात होगी प्रतिरोधकता। क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा? क्लियर? एक क्वेश्चन था कि आपके पास इस प्रकार का एक पदार्थ है, लोहा है, जिसकी प्रतिरोधकता ρ है, मैंने उस पदार्थ को खींचकर लंबा कर दिया या उस पदार्थ को खींचकर छोटा कर दिया, तो उसकी परिवर्तित प्रतिरोधकता का मान बताओ, यानी प्रतिरोधकता बदलकर कितनी हो जाएगी। तो मैंने आपसे कह दिया प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी, लेकिन हाँ प्रतिरोध बदल जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर प्रतिरोध
लंबाई बदलेगी या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलेगा तो प्रतिरोध बदलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिरोध बदल जाएगा, प्रतिरोधकता वही रहेगी। ओके, चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। अब आगे की बात पर गौर कीजिए। चलिए अब अपने प्रतिरोध की तरफ लौट कर आते हैं। बड़ी देर से इंतजार कर रहा है वो अपना कि भाई प्रतिरोधकता की तरफ चिपक गए सर, मुझे तो पीछे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, सब प्रतिरोध की तरफ भी आ जाएंगे। हाँ, अब बात आती है प्रतिरोध की। तो अब इस हिसाब से ध्यान से देखें तो अपना प्रतिरोध का सूत्र था R बराबर रो L अपॉन ए। तो इस हिसाब से देखें तो प्रतिरोध जो अपना प्रतिरोध है वो कितनी चीजों पर निर्भर करता है। अब ध्यान से देखें, प्रतिरोधकता निर्भर करती है 3 चीजों पर। कौन कौन सी 3 चीजें? पदार्थ, ठीक है, ताप, ठीक है, और अशुद्धता, अशुद्धता, राइट। फिर प्रतिरोध की अगर बात करें तो देखो प्रतिरोध के अंदर प्रतिरोधकता भी है, लंबाई भी है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी ये प्रतिरोध 3 चीजों से मिलकर बन रहा है, रो एल और ए से। तो रो 3 चीजों पर निर्भर करता है। अब यही प्रतिरोध लंबाई एल पर भी निर्भर करता है और यही प्रतिरोध आर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो इस हिसाब से देखें तो प्रतिरोध 5 चीजों पर निर्भर कर रहा है, पदार्थ, लंबाई, क्षेत्रफल, ताप और अशुद्धता। यानी अगर लंबाई बदलेगी तो भी प्रतिरोध बदलेगा, क्षेत्रफल बदलेगा तो भी प्रतिरोध बदलेगा, पदार्थ बदलेगा तो भी प्रतिरोध बदलेगा, ताप बदलेगा तो भी प्रतिरोध बदलेगा, और अशुद्धता अगर मान लो उस पदार्थ में हम कोई दूसरा पदार्थ मिला देंगे तो भी प्रतिरोध बदल जाएगा। इस हिसाब से देखें तो प्रतिरोध 5 चीजों पर निर्भर करने लग गया, पदार्थ, लंबाई, क्षेत्रफल, ताप और अशुद्धता पर। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है? कोई दिक्कत कर सकते हैं? अब बात समझ में आ गई आपको, प्रतिरोध किन चीजों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध है क्या, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलिए अच्छी बात है, अगर ये क्लियर है तो अब हम इसके आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे कैसे बढ़ेंगे जरा इस पर गौर कीजिए, जरा इस पर ध्यान दीजिए। चलिए हाँ, अब देखिए प्रतिरोध कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लिए, चलिए अब हम प्रतिरोध ज्ञात करने के तरीके बता रहे हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन में आ जाता है प्रतिरोध ज्ञात करना, तो प्रतिरोध आप कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सभी जानते हैं प्रतिरोध के बारे में। मान लो कि किसी चालक तार की लंबाई L, किसी चालक तार की लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर A दिया हो तो उस चालक तार का या उस चालक तार का प्रतिरोध R बराबर रो L अपॉन A से ज्ञात किया जा सकता है। यह है प्रतिरोध ज्ञात करने का पहला सूत्र। अगर किसी चालक तार की लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A दिया हो तो उसका प्रतिरोध हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में समझिए, मान लो मेरे पास एक लोहे का एक तार है जिसकी प्रतिरोधकता रो बराबर 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 ओम मीटर है। यह है प्रतिरोधकता इसकी लंबाई 10 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A 5 मीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई 10 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर है। तब इस चालक तार ज्ञात करो, जल्दी से करके बताओ मुझे कि इस चालक तार का प्रतिरोध R का मान कितना होगा। सूत्र यही लगेगा, देखिए फॉर्मूला यही है। पदार्थ आपको प्रतिरोधकता रो दी होगी, L दिया है, A दिया है, R निकालना है। फॉर्मूला यही है, जल्दी से निकाल के बताइए। हाँ आसान है, निकाले। कईयों ने तो मौखिक निकाल लिया होगा, कई लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करें। चलो कैलकुलेशन कर लोगे तो कई लोगों का आंसर भी आ गया होगा। अब मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, लेकिन मिला लीजिए अगर आंसर सही निकाला तो, और कई लोगों ने सही भी निकाला होगा। जरा ध्यान दें, तो प्रतिरोध R का मान निकालना है तो R बराबर फॉर्मूला यही है, रो L अपॉन ए। अब रो की जगह पर क्या आएगा, देखिए आपके सामने है 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 8। L की जगह पर कितना आएगा, देखिए ये L की जगह पर लिखा हुआ है, ये A का मान है, L की जगह पर कितना आएगा 10, ठीक है। A का मान कितना आएगा 5, राइट। 5 का भाग दे तो 5 दूनी 10, कितने 2 बार 2 का गुणा इसमें करें 10 में, या 10 में भी क्यों करें, 10 की पावर 1 है ना। जब 10 की पावर 1 का गुणा 10 की पावर माइनस 8 में करेंगे तो ये सीधे सीधे 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगा, राइट। गुणा करने पर घात जुड़ दी है ना, तो माइनस 8 प्लस 1 माइनस के 7, और गुणा में कितने चल रहे हैं 2। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, R बराबर 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोधकता का ओम मीटर आपको याद रखना है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। समझ में आ गई मेरी बात? इस तरह से हम प्रतिरोध R का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते अगर सवाल हमें इस प्रकार का दिया हो। क्लियर? अब दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए। मान लो कि वो ये कहे कि किसी चालक तार में पॉइंट दो, देखो वो पहला पॉइंट है, उसे पहला पॉइंट दे रहे, इसे हम नंबर 2 दे रहे हैं। मान लो वो ये कहे कि किसी चालक तार में Q कूलम आवेश
क्यू कूलाम, वो क्यू कूलाम आवेश ही छोड़ो। मान लो किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर V है और इसमें बहने वाली धारा I है, तो इस चालक तार का प्रतिरोध R का मान बताओ। अब आपको क्या करना है भाई, पहला तरीका तो यह था कि आपको लंबाई दी थी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया था, तब प्रतिरोध पूछा था। अब वो ये कह रहा है कि किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर तो V है, यानी विभवांतर तो है वो V है, विभवांतर V है और धारा I है, प्रतिरोध R का मान आपको क्या करना है, बताना है। तो ऐसी स्थिति में हम लगाते हैं ओम्स का नियम, ओम्स लॉ लगाएं, ओम का नियम है। तो ओम का नियम क्या कहलाता है भाई, V बराबर IR, यानी ओम का नियम कहता है कि V प्रोपोर्शनल होता है I के, या V बराबर होता है R इंटू I के, जहाँ R होता है प्रतिरोध। तो R का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, R बराबर V अपॉन I से ज्ञात कर सकते हैं। यदि मैं V के नीचे 1 मानकर I को नीचे ले आऊँ तो हम R का मान ज्ञात नहीं कर सकते प्रतिरोध R का। यानी अगर आपको ऐसा कोई सवाल दे दे जिसमें विभवांतर V दिया हो, धारा I दे, तो हम इस सूत्र की सहायता से प्रतिरोध R का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है जरा इस पर गौर कर लीजिए। एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, देखिए ये एक चालक तार है, ठीक है, जिसके सिरों का विभवांतर V बराबर दे रखा है 10 वोल्ट, ठीक है, और इसमें 5 एम्पियर की I बराबर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तब इसके सिरों का प्रतिरोध R का मान आपको क्या करना है, बताना है। तब आप कहेंगे सर ये तो बड़े छोटे छोटे सवाल पूछ रहे हैं, 10 में 5 का भाग दे दो भाई, ठीक है, आंसर 2 ओम आ जाएगा। बच्चों सवाल छोटे हैं, देखिए कायदा तो एक ही होगा। मान लो यहाँ पर 5 एम्पियर की जगह 5 मिली एम्पियर दे देगा, यहाँ 10 वोल्ट की जगह 10 माइक्रो वोल्ट दे देगा, कुछ और कर देगा, वैल्यू चेंज कर देगा, बस थोड़े सी, बस बाकी क्वेश्चन का तरीका तो हो ही रहेगा। आपको तरीका सीखना है, उसके बाद सवाल बहुत सारे, ढेर सारे आपकी किताबों में भी है, जहाँ से आप आराम से इन्हें कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रतिरोध R का मान कितना होगा, सूत्र यही है अपने पास, R बराबर V अपॉन I से। तो R बराबर V का मान कितना है आपके पास में 10 वोल्ट, और I का मान कितना है 5 के बाद जैसे ही दोगे तो R का मान कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। यानी इस तार का प्रतिरोध कितना मिलेगा आपको, 2 ओम मिलेगा। लेकिन ये करना कब, ये सूत्र कब लगाना है, जब आपको तार के सिरों का विभवांतर दे और उसमें बहने वाली धारा I दे, तभी आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे प्रतिरोध R ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया प्रतिरोध R ज्ञात करने का। अच्छा चलिए तीसरे फॉर्मूले की ओर चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, जरा उस पर ध्यान दीजिए। तीसरा फॉर्मूला ये है कि मान लो वो आपसे ये कह रहे, नंबर 3, तीसरे पर गौर कीजिए। तीसरा पॉइंट ये है कि मान लो किसी चालक तार में, ध्यान से देखिए, किसी चालक तार में Q कूलाम आवेश, Q क्या है, आवेश, Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। कितने समय तक प्रवाहित हो रहे हैं, T समय तक। कितने समय तक प्रवाहित हो रहे हैं, T समय तक प्रवाहित हो रहे हैं। और इन्हें एक सिरे A से B तक जाने में W जूल कार्य करना पड़ता है। W जूल क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। देखिए Q कूलाम आवेश कितने समय तक प्रवाहित हो रहे हैं, T समय तक, और इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में W जूल कार्य करना पड़ता है, यानी A से B तक जाने में इन्हें W जूल कार्य करना पड़ता है। तब इस चालक तार का प्रतिरोध R का मान आप बताएं, कैसे निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ ले, भाई अब हमें ना तो V दिया, ना I दिया, ना ही हमें लंबाई दी, ना ही हमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया, तो अब हम प्रतिरोध कैसे ज्ञात करें। हमें तो आवेश दे रखा है, समय दे रखा है और कार्य दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में भी हम ओम के लॉ का ही प्रयोग करेंगे। भाई ओम का नियम क्या कहलाता है, V बराबर R इंटू I, यही होता है भाई, V बराबर R इंटू I। अब V क्या है, विभव है, ये विभवांतर, विभवांतर का सूत्र क्या होता है, W अपॉन Q। भाई W दिया है कार्य, W बटे Q विभवांतर का सूत्र होता है, बराबर में R अपनी जगह पे है, I है धारा, धारा का सूत्र क्या होता है, हम 9th-10th क्लास से पढ़ते जाना है, I बराबर Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T। देखिए हम अच्छी तरह से 9th-10th क्लास से पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, ध्यान से देखें आप। देखिए जहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, जहाँ विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q, व I बराबर होता है Q अपॉन T, हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं 9th-10th क्लास। तो देखिए W अपॉन Q लगाओ, Q अपॉन T लगाओ। अब ध्यान से देखो, T को ऊपर ले जाओ, Q को नीचे ले आओ, तो R बराबर निकल के आ जाएगा। जब मैं T को ऊपर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा W इंटू T अपॉन Q इंटू Q, Q स्क्वायर। यानी कि अब आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। अगर आपको किसी चालक तार में आवेश दे दे, समय दे दे और कार्य दे दे, और फिर प्रतिरोध का मान पूछे, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, W इंटू T अपॉन Q स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से आप प्रतिरोध R का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब मैं एग्जाम्पल के तरीके से बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। लेकिन अब आप इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मान लो उसने Q का मान दे दिया। अब देखिए मैं इसी को एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ।
मान लो उसने क्यू का मान दे दिया आपका, ये मान लीजिए कि 10 कूलम। देखिए मैं एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, मैंने पहले भी कह दिया क्वेश्चन किसी प्रकार का हो सकता है और आपके जो संख्याएं हैं, जो मात्रा हैं, ये अलग अलग बदली जा सकती है, लेकिन आपको सिंपल भाषा में सीखना है कि मान लो क्यू 10 कूलम दे दिया आपको, समय दे दिया आपको उसने, समय दे दिया आपको 5 सेकेंड, ठीक है, और कार्य दे दिया आपको ये मान लीजिए ठीक है 20 जूल, कार्य 20 जूल दे दिया। अब आर का मान आप बताएं, तो फॉर्मूला यही है, मैंने भाई कार्य दिया है आपको, समय दिया है, क्यू दिया है, अब आपको प्रतोद आर का मान क्या करना है, ज्ञात करना, तो फॉर्मूला यही लगाएंगे, आर बराबर, ध्यान से देखें, आर बराबर डब्ल्यू की जगह पर कितना आ जाएगा 20 जूल, ठीक है, समय कितना लगेगा 5 सेकेंड बटे क्यू, क्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके सामने क्लियर है, 20 पंजे ऊपर हो गए 100, 10 का स्क्वायर भी 100, 100 से 100 कट गया, तो आर का मान कितना आ गया 1 ओम। ध्यान रखें इस चालकता का प्रतिरोध कितना होगा 1 ओम होगा। हम इस तरीके से उसे ज्ञात कर सकते हैं। यह है प्रतिरोध निकालने का तीसरा तरीका। समझ में आ रही मेरी बात, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, अगर आपके समझ में आ रहा है तो बड़ी खुशी की बात है, समझ में ही आना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं कि आपके समझ में आए। चलें इसके बाद ध्यान देते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, चौथा पॉइंट नंबर 4 क्या है, इस पर गौर कीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 है, 4 पर ध्यान दीजिए, ठीक है। मान लो वो आपसे ये कह देता है कि किसी भी चालक तार में आवेश प्रवाहित न होकर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन ए सिरे से बी सिरे की ओर जा रहे हैं। अब वो ये नहीं कर रहा आवेश जा रहा है, वो ये कर रहा एन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ए सिरे से बी सिरे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। और इन एन इलेक्ट्रॉन को जाने में टी समय लगता है, समय ध्यान से देख लीजिए। और जब ये इलेक्ट्रॉन ए से बी तक जा रहे हैं तो इन्हें डब्ल्यू जूल कार्य करना भी पड़ता है। ध्यान से सुन लीजिए, मैंने 3 बातें कही हैं, एन इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहे हैं, टी समय ले रहे हैं, डब्ल्यू जूल कार्य हो रहा है, ठीक है। तब इस चालक तार का प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करो। अब ज्ञात करो आर का मान क्या होगा, तो फॉर्मूला अपना वही है। फॉर्मूला क्या है प्रतिरोध आर ज्ञात करने का, आर बराबर अभी हमने लिखा था डब्ल्यू इंटू टी अपॉन क्यू स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का हमें क्या करना है, उपयोग करना है। कैसे करना है उपयोग, जरा ध्यान से देखिए। उपयोग इसका हम किस प्रकार से करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि Q बराबर होता है एन ई। Q बराबर एन ई क्या होता है, Q होती है आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। ये हम 12th क्लास में होते हैं या 10th क्लास में होते हैं, उस समय ये पॉइंट पढ़ा जाता है कि आवेश की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ये आवेश की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र है, Q बराबर एन ई। ये इससे कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे मान लो आपको आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए वो आपको देगा एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की आपको वो संख्या देगा, और जहां ई है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका ई का मान होता है, हम सब 8th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ई की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। समझ मारी मेरी बात, ये फिक्स है ई की वैल्यू कि एक तो उसमें 6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होती है। एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्यू है आवेश की मात्रा। तो इस फॉर्मूले की सहायता से क्यू बराबर एन ई की सहायता से हम आवेश की मात्रा ज्ञात करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर मान लो आपको आवेश की मात्रा ना दी हो, एन दिया हो, टी दिया हो, डब्ल्यू दिया हो, तो इस क्यू की जगह पर आप एन ई का प्रयोग करेंगे। तो आर का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें, आर बराबर डब्ल्यू इंटू टी चली रहा है, डब्ल्यू इंटू टी चली रहा है, क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा एन ई का स्क्वायर, एन ई का स्क्वायर, यानी आर बराबर डब्ल्यू इंटू टी अपॉन एन स्क्वायर, ई स्क्वायर का उपयोग करके प्रतिरोध आर का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर क्यू बराबर एन ई मान निकाल लें और क्यू की जगह पर क्यू का मान लगा दें, आर का मान मिल जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको, दोनों ही तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो किसी चालक तार में एन इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए आपकी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत कर रहे हैं। एन का मान कितना है, एन बराबर 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ए से बी की ओर। टी समय कितना लग रहा है वही ले लीजिए आप, 5 सेकंड, समय को चेंज मत करो, ठीक है। कार्य भी कितना हो रहा है वही 20 जूल ले लीजिए, या 16 पंजे 80 हो जाएगा, तो 1.6 हाँ 16 पंजे 80, ठीक है। आप एक काम कर लीजिए, आप इसे ठीक है 8 जूल ले लीजिए, कार्य मैंने ले लिया 8 जूल, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में प्रतिरोध आर का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर, समझ में आ रही है मेरी बात।
प्रस्तुत आर की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। चलिए फॉर्मूला यही है, आर बराबर, ध्यान से देखिए, आर बराबर, ठीक है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, या तो क्यू बराबर एन ही लगाकर क्यू का मान ज्ञात कर लो, या सीधे इसमें मान लगा दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसमें भी सीधे लगा सकते हैं। देखो आपके पास एन है, डब्ल्यू है, टी है, ई का मान हम जानते हैं 1.6 माइनस के 19 होता है। तो बस इसी फॉर्मूले का इंतजार करते यूज करते हुए हम इसका प्रयोग कर लेंगे। डब्ल्यू की जगह पर डब्ल्यू का मान लगाए कितना, 8 जूल, ठीक है। समय की जगह पर समय का मान कितना लगेगा, 5 सेकेंड, बटे में एन की जगह पर एन का स्क्वायर, देखो एन का स्क्वायर यानी यहाँ पर एन की जगह पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नीचे 4, ठीक है। ई का स्क्वायर का मतलब 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब आर बराबर 8 पंजे 40 है, 8 गुणा 5 ही लिखा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 4 चली रहा है, 4 से 8 कट ही जाएंगे ना सीधे सीधे, 4 से 8 2 बार कट गए, तो ऊपर तो हो गया 2 गुणा 5 और नीचे हो गया 1.6 गुणा 10 टू पावर माइनस के 19 38 हो गए 38, ठीक है। ऊपर जाएंगे प्लस के 38 हो जाएंगे, और जब इन सब का हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें हमारा आंसर ओम में मिल जाएगा। यानी ध्यान से देखिए, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बराबर ऊपर हो जाएगा 10 गुणा 10 की पावर माइनस 38 ऊपर गए तो प्लस के 38 हो गए, राइट। नीचे कितना बचा, 1.6 गुणा 1.6, अब पॉइंट हटाएं तो ये 16 जगह एक बार डिवाइडेशन देंगे, हमारा कैलकुलेशन हमें मिलती चली जाएगी, आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, और भी इसे इस तरह से लिख लीजिए, आर बराबर, देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ 100, ठीक है, गुणा 10 की पावर 38, मैं 38 को ऐसे रहने दे रहा हूँ। अब आपने कहा 100 कैसे हो गया, मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो एक जीरो बढ़ जाएगा, नीचे हो गया 16 गुणा 1.6, इस पॉइंट को मैंने ऐसे ही रखा है, इसको मैंने हाथ नहीं लगाया। अब 100 का भाग अगर मैं 16 का भाग अगर मैं 100 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा भाई, कितने बार जाएगा, ये 50, ठीक है, ये कितने हो गए 8 का भाग दे दो, 8.40 8 48, लगभग मेरा अंदाज 8 6.25, आर बराबर 6.25 गुणा 10 की पावर 38 बट्टे 1.6 बार जाएगा ये। फिर यहाँ से पॉइंट हटाओ, ठीक है, या एक जीरो बढ़ा लीजिए, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ऊपर 625 नीचे 160, इसका डिवाइडेशन, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा प्रतिरोध आर का मान होगा ओम में, प्रतिरोध आर का मान किसमें होगा, ओम में। अब ये सूत्र लगाना कब तक, जो मैंने आपको अभी सूत्र बताया था, आर बराबर W इंटू टी अपॉन एन स्क्वायर ई स्क्वायर, लगाना कब, ये उस समय लगाना है जब आपको चालक तार में संख्या n दे, समय दे और कार्य W दे, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके आर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर, ये तीसरा तरीका हो गया प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करने का। इसके अलावा और भी 2-3 तरीके हैं, ध्यान दें, काफी हैं, तरीके बहुत सारे हैं, कायदे बहुत सारे हैं, लेकिन सारे कायदे नहीं समझाए जा सकते, लेकिन जितने भी हैं आप उन पर गौर कर लीजिए, और कुछ किताबों को यहाँ आप कुछ चीज़ें यहाँ समझ लीजिए, कुछ किताबों से पढ़ लीजिए, यकीन मानिए आपका प्रतिरोध पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। नंबर 5 की तरफ अगर हम ध्यान दें तो नंबर 5 एक, मान लो किसी चालक तार की लंबाई L है, ठीक है, या L1 मान लीजिए, किसी चालक तार की लंबाई L1 है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A1 है, ठीक है, और इसका प्रतिरोध है R1। अब प्रतिरोध दिया है आपको, R1 दे रखा है, इसमें दिया हुआ है, और इस चालक तार को खींचकर लंबा कर दिया जाए, इस चालक तार को खींचकर, ध्यान से सुनो मेरे शब्द को, मैंने क्या बोला, इस चालक तार को खींचकर लंबा, चालक तार वही मान लो ये पहले लोहे का था तो अब भी लोहे का ही है, बस इसको खींचकर लंबा कर दिया, लंबा करेंगे तो ये पतला भी हो जाएगा, निश्चित बात है, ठीक है। तो इसकी लंबाई बदलकर हो गई L2 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलकर कितना हो गया A2। अब यहाँ पर स्पष्ट है, राइट, लंबाई बढ़ गई और क्षेत्रफल कम हो गया, लंबाई बदलकर हो गई L2, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 हो गया। तब प्रतिरोध R2 का मान बताइए, R2 का मान कितना हो जाएगा, R1 तो दिया है, R1 इतना है, जो भी है R1 का मान 10 ओम 20 ओम जो भी दिया है, ये तो हमें पता है। अब R2 का मान आपको बताना है, तब कैसे करेंगे इसका ध्यान दें बच्चों। इसे करने के लिए पहले मैं आपको एक मेथड समझाता हूँ कि R1 R2 में संबंध क्या होगा, उस पर गौर कीजिए। वो संबंध कैसे निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं, हम 9th-10th क्लास एक बात पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर हम आकृतियों को बदल दें तो उनका आयतन चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास कोई वर्ग है जिसका क्षेत्रफल आयतन, जिसका आयतन V है, और मैं इस वर्ग को किसी त्रिभुज में कन्वर्ट कर दूं तो इसका आयतन भी V ही होगा। जब 9th-10th क्लास में पता चले ना कि आकृति बदलने पर आयतन चेंज नहीं होता। मान लो मेरे पास वर्ग भी छोड़ो, चलो मेरे पास में ये मान लीजिए कि मेरे पास एक गोला है, ठीक है, मेरे पास एक गोला है, गोले का आयतन कितना है V। मैं इस गोले को, मान लो ये लोहे का बना हुआ है, मैंने इसको पिघला लिया,
और पिघलाकर शंकु बना दिया मैंने इसका। क्या बना दिया? शंकु। राइट, मैंने इसका शंकु बना दिया। तो शंकु का आयतन कितना होगा? तो ध्यान रखना, जो गोले का आयतन भी था वही शंकु का आयतन भी होगा। आयतन चेंज नहीं होगा, आकृति चेंज होगी लेकिन आयतन चेंज नहीं होगा। कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक इसकी मात्रा में कोई चेंज, मतलब गोला ये 10 किलो का था तो मैंने शंकु भी 10 किलो का ही बनाया है। मैंने भार में, चीज में, किसी चीज में कोई चेंजिंग नहीं की, बस इसको पिघलाया, पिघलाकर मैंने शंकु बना दिया। तो आयतन चेंज नहीं होता। अगर आकृति बदल जाए तो आयतन वही रहता है। पहले भी आयतन भी था, अब भी आयतन भी रहेगा। बस इसी बात को ध्यान रखते हुए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं पहले वाले तार का आयतन निकालूं तो देखिए, पहले वाले तार का आयतन होगा V1 बराबर लंबाई L1 इंटू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1। ये तो हो गया आयतन। भाई क्षेत्रफल गुणा लंबाई आयतन ही कहलाएगा। नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ। लंबाई का मात्रक मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का स्क्वायर, या आप इसे ऐसे लिख लीजिए, ऐसा समझ में नहीं आता तो मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर। अब देखिए, दोनों का जब गुणा करेंगे तो इसकी पावर 1 है, गुणा करने पर ये बन जाएगा मीटर की पावर 1 प्लस 2, यानी 1 प्लस के 2 कितने हो जाएगा? 3 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है? आयतन का। इसका मतलब L1 इंटू A1 क्या बनाएंगे? आयतन बनाएंगे। आपका ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर गौर करें, ये आयतन है V1। दूसरे तार का अगर मैं आयतन निकालूं V2 तो वो निकलेगा L2 इंटू A2। लेकिन मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आकृति बदलने पर, पहले देखो तार ऐसा था, फिर खींचकर ऐसा कर दिया, इसका मतलब आकृति मैंने बदल दी, लेकिन आयतन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इस आयतन V1 का मान V2 के बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि L1 इंटू A1 बराबर होना चाहिए L2 इंटू A2 के। आकृति बदलने पर आयतन चेंज नहीं होता। ये हम 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आपको ये बात अभी फिलहाल क्या करनी है? ध्यान रखनी है। क्लियर? समझ में आ गई? मैंने आकृति चेंज की है तो आयतन तो दोनों के बराबर ही रहेंगे। इसका आयतन इसका आयतन के बराबर रहना चाहिए। आयतन चेंज नहीं, लंबाई बदल गई, क्षेत्रफल बदल गया। भाई यहाँ पर अब अगर नहीं समझ में आता तो दूसरे तरीके से समझ लीजिए। मान लो कि पहले लंबाई थी आपकी 2, क्षेत्रफल 4 था, अब लंबाई बदल कर 4 हो गई, क्षेत्रफल 2 हो गया। सिंपल सा मैटर है। बात वही है, लगभग ऐसी कंडीशन बना के रखी गई है। पर मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आयतन चेंज नहीं होता। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि L1 इंटू A1 का मान L2 इंटू A2 के बराबर होता है। अच्छी चलिए, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलिए अब मैं इस बात को यहाँ लिख लेता हूँ कि L1 इंटू A1 का मान L2 इंटू किसके? A2 के बराबर होता है। तब अब देखिए, प्रतिरोध R1 का पहला हम सूत्र पढ़ चुके हैं कि R1 बराबर होता है रो L1 अपॉन A1। ध्यान करो, अगर आपको लंबाई और क्षेत्रफल दिया हो तो सूत्र होता है R बराबर रो L अपॉन A। बताया था ना। तो भाई लंबाई L1 है, क्षेत्रफल A1 है, तो R1 बराबर रो L1 अपॉन A1 बन जाएगा। दूसरा इसका सूत्र बनेगा R2 बराबर रो वो ही रहेगा। मैंने क्या कहा था? रो पदार्थ पर निर्भर करता। पहले भी ये लोहा था, खींचने के बाद भी लोहा ही है। पहले भी ये मान लो नाइक्रोम था तो खींचा गया तब भी नाइक्रोम ही रहेगा, चांदी नहीं बनेगा। इसका मतलब रो तो वही रहने वाला। रो पहले भी था और रो अभी भी वही है। रो चेंज नहीं होता, रो तो अपनी जगह पर रही। लंबाई बदलकर कितनी होगी? L2, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना बदलकर हो गया? A2 हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर? आपको R2 का मान निकालना है तो आप एक काम करें, R2 में R1 का भाग दे दें। R2 में R1 का भाग दे दें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं R2 बट्टे R1 बराबर, अब R1 का मान कितना है ऊपर लिख लो, वो आई एम सॉरी R2 का मान कितना है ये, इसे ऊपर लिख लो। तो ऊपर आ जाएगा रो L2 अपॉन A2, नीचे आ जाएगा R1 का मान कितना था अभी, रो L1 अपॉन A1, यही मान था ना, राइट। रो से रो कैंसिल, A1 ऊपर जाएंगे, A2 नीचे आ जाएंगे, यानी ये सूत्र बन जाएगा R2 बट्टे R1 बराबर, R2 बट्टे R1 बराबर, A1 ऊपर गए यानी ऊपर हो गया L2 इंटू A1, A1 ऊपर जाएंगे, चौथी संख्या है, और ये दूसरी तीसरी के पास आ जाएगी, L2 इंटू A1, नीचे आ जाएगा L1 इंटू A2, राइट, यही आएगा R2 अपॉन R1 बराबर L2 इंटू A1 अपॉन L1 इंटू A2। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं R2 अपॉन, आप इस फॉर्मूले को पहले ध्यान रखें बस, इससे आगे हम चलेंगे अभी, अब इसी से आगे बहुत सारे काम होंगे। R2 अपॉन R1 बराबर, देखिए मैंने क्या किया, L2 को ऊपर कर दिया, मैंने ऊपर L2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और L2 का ही मैंने नीचे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। या आप एक काम कर लीजिए, L1 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, L1 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, L1 का नीचे, वो अपनी मर्जी है, जैसे भी आप चाहें, ठीक है। तो मैंने एक काम किया, देखिए L2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर किया, देखो पहले मेरे पास ध्यान से सुनो, L2 इंटू A1 मेरे पास है, L2 इंटू A1 मेरे पास है, मैं अपनी तरफ से L2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। नीचे मेरे पास क्या है, L1 इंटू A1 है, L1 इंटू A2, आई एम सॉरी L1 इंटू A2 है,
तो जब मैंने L2 का मेडिटेशन ऊपर किया तो L2 का ही मैं मेडिटेशन नीचे करूंगा, राइट। समझ में आ गई मेरी बात, कोई दिक्कत? L2 का मेडिटेशन मुझे ऊपर करना तो L2 का मैंने नीचे कर दिया। इसी प्रकार से मैंने L1 का मेडिटेशन और ऊपर कर दिया तो L1 का ही मैं नीचे करूंगा। भाई जो ऊपर गुणा किया भाई मैंने नीचे उसका भाग दे दिया। अगर मैं इन सबको काट दूंगा तो ये तो लौट कर आ जाएगा वापस, यही संख्या लौट कर आ जाएगी, यही वाली। देखिए अगर मैं इसको इन दोनों को इन दोनों से काट दूं तो यही तो लौट कर आएगा वापस। तो मैंने जितना ऊपर गुणा किया उतना ही नीचे कर दिया। ऐसा क्यों किया मैं भी आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। देखिए इसे हम मिटा देते हैं, जगह का बड़ा अभाव है तो बस थोड़ा सा इस बात पर गौर करते जाइए। R2/R1 मैंने कुछ नहीं किया, मैंने L1 इंटू L2 का ऊपर गुणा कर दिया, L1 इंटू L2 का उतने का ही भाग दे दिया। अब देखिए L2 इंटू L2 क्या हो जाएगा, L2 स्क्वायर, तो ऊपर हो गया L2 स्क्वायर। साथ में ध्यान से देखिए L1 इंटू A1 बन गया, ये L1 इंटू A1 बन गया, अपॉन नीचे ध्यान से देखिए L1 इंटू L1 का मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा, L1 स्क्वायर। और ध्यान से देखिए L2 इंटू A2 साथ चल ही रहा है, L2 इंटू A2 हमारा चल रहा है। अब अभी मैंने क्या कहा, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि L1 इंटू A1 का मान L2 इंटू A2 के बराबर होता है। यहाँ पर L1 इंटू A1 L2 इंटू A2 के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे एक दूसरे के बराबर है। तो मैंने ऐसे ही तो लिख सकता हूँ R2/R1 बराबर, ध्यान से देखें L2 स्क्वायर ऊपर हो जाएगा L1 इंटू A1 अपॉन में भी L1 इंटू A1। कहने का मतलब ये मैंने L2 इंटू A2 की जगह पर L1 इंटू A1 लगा दिया, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो क्या निकल के आ गया, R2/R1 बराबर L2/L2 L1 का होल स्क्वायर। दो अलग अलग स्क्वायर को मैंने होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, इस सूत्र की सहायता से हम R2 का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी चालक तार की लंबाई चेंज हो रही हो तो इस सूत्र की सहायता से हम R2 का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैंने क्या कहा था, अभी इस फॉर्मूले को भेजे में रखना, दिमाग में रखना है इसको मैं एक साइड में लिखे देता हूँ। ध्यान से देखो R2/R1 बराबर L2 इंटू A1 अपॉन L1 इंटू A2, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए जरा ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। चलिए इसी फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, आप जरा गौर कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर किसी चालक तार की लंबाई, पहले लंबाई L1 थी, ठीक है, इसे खींचकर बाद में बढ़ा दिया गया, लंबाई बढ़ाकर क्या कर दी गई, L2 कर दी गई। पहले प्रतिरोध R1 दिया था, बाद में प्रतिरोध R2 का मान पूछे तो आपको फॉर्मूला लगाना है R2/R1 बराबर L2/L1 का स्क्वायर। आपको इस फॉर्मूले की सहायता से R2 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे करना है अब मैं बताता हूँ। मान लो, अब मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो। मान लो L1 का मान L है, पहले लंबाई L थी, ठीक है, उस समय प्रतिरोध R1 का मान R था। जब लंबाई L थी तो प्रतिरोध R था। अब लंबाई L2 को बदलकर दुगना कर दिया गया, 2L कर दिया मैंने, लंबाई बदल दी, दुगनी कर दी। पहले लंबाई L थी, अब 2L कर दी, लंबाई दुगनी कर दी मैंने। तब R2 का मान आपको बताना है, तो फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूले में प्रयोग करो। R2/R1 की जगह पर किसका प्रयोग करोगे, R का, R1 की जगह पर R आ जाएगा, बराबर L2 की जगह पर कितना आएगा, 2L, L2 की जगह पर 2L आएगा। L1 की जगह पर कितना आएगा, देखो L आएगा, ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर हो रहा तो इसका भी स्क्वायर होगा, L से L कैंसिल, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। तो R2/R बराबर 4, R को ऊपर ले जाओ तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, 4R, यानी कि प्रतिरोध पहले का कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, अगर आप लंबाई दुगनी कर दोगे तो प्रतिरोध पहले का कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। लंबाई बदलने पर प्रतिरोध इस तरह से बढ़ता है, इस सूत्र के सहायता से बढ़ता है। समझ में आ गई मेरी बात। चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब मान लो को आपसे ये कह दे कि भाई लंबाई नहीं बदल रही, क्षेत्रफल बदल रहा है, लंबाई नहीं बदल रही, लंबाई वही है। जैसे मान लो ये अपना नंबर 6 है, ये तार वही है, ठीक है, ये पहले क्षेत्रफल A1 था और उसका प्रतिरोध R1 था, लेकिन बाद में जब इसको खींचा गया, ठीक है, इसको खींचा गया तो इसका क्षेत्रफल बदलकर अब वो, चलो लंबाई भी छोड़ो, लंबाई की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है क्षेत्रफल की। वो ये कह रहा है कि जब इसको खींचा गया तो इसका क्षेत्रफल बदलकर A2 हो गया, तब प्रतिरोध R2 का मान बताओ अब आप, ठीक है। पहले लंबाई L1 थी, ठीक है,
अब लंबाई बदल कर हो गई L2, यानी लंबाई बदल गई और क्षेत्रफल भी बदल गया, क्षेत्रफल बदल कर हो गया A2, क्षेत्रफल बदल के कितना हो गया A2 हो गया। चलिए ऐसे मान लीजिए कि जब तार को खींचा गया तो उसका क्षेत्रफल बदले, मतलब वो लंबाई की बात नहीं कर रहा, वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है। बेशक लंबाई बदल रही है लेकिन हमें लंबाई की बात नहीं करनी, हमें क्षेत्रफल की बात करनी है। तब प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए फॉर्मूला वही है R2/R1 बराबर, उसको ध्यान से देखिए, इसको उतार लीजिए L2 इंटू A1 अपॉन L1 इंटू A2, राइट, L1 इंटू A2 R2/R1 बराबर, देखिए अब पहले मैंने गुणा किया था L1 इंटू L2 अपॉन L1 इंटू L2, उतने L1 इंटू L2 को गुणा किया था और L1 इंटू L2 का भाग दिया था। अब आपको A1 इंटू A2 का गुणा करना है और A1 इंटू A2 का ही भाग देना है। तो देखो ऊपर में क्या हो जाएगा L2 इंटू A1, नीचे चल रहा है L1 इंटू A2, मैंने क्या कहा A1 इंटू A2 का ऊपर गुणा करना है, इतने का ही नीचे भाग देना है, A1 इंटू A2 का ही भाग देना है। क्या फर्क पड़ गया? अपने तरफ जितने गुणा किया उतने का ही आपने क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब ध्यान से देखिए A1 इंटू A1 क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर, नीचे ये A2 इंटू A2 A2 स्क्वायर, तो ऊपर क्या बनेगा ध्यान से देखते जाना बच्चों, जरा गौर करना आप। ये मैं यहाँ थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, चित्र मिटा रहा हूँ, अब ये बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए देखिए R2/R1 बराबर, देखो L2 देखो पहले ध्यान से देखो A1 इंटू A1 क्या हो गया A1 स्क्वायर, तो ऊपर तो लिख लो A1 स्क्वायर, बचा क्या L2 इंटू A2, L2 इंटू A2, नीचे ध्यान से देखो A2 इंटू A2 क्या हो जाएगा A2 स्क्वायर, तो नीचे तो हो गया A2 स्क्वायर, बचा क्या L1 इंटू A1, L1 इंटू A1। अब फिर वही कहानी आ गई कि L1 इंटू A1 का मान L2 इंटू A2 के बराबर होता है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर है, तो ये तो आपस में कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ से, बचेगा R2/R1 बराबर A1 अपॉन A2 का स्क्वायर, यानी इस सूत्र की सहायता से हम प्रतिरोध R2 का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये सूत्र कब लगाना है, जब केवल क्षेत्रफल बदले। पहले वाला सूत्र, इससे पहले वाला जो सूत्र था वो जब लगाना था जब केवल लंबाई बदले। अब अगर क्षेत्रफल बदलेगा तो आपको ये सूत्र लगाना है। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल से आपको कैसे समझना है, जरा इस पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो पहले किसी चालक तार का क्षेत्रफल, लंबाई की बात नहीं कर रहा, पहले किसी चालक तार का क्षेत्रफल A1 बराबर A था, उस समय उसका प्रतिरोध R1 बराबर था R, ठीक है, ठीक है। इस चालक तार को खींच दिया गया और खींचने पर इसका क्षेत्रफल बदलकर A2 बराबर हाफ, आधा हो गया, ठीक है। खींचोगे तो क्षेत्रफल कम होगा, इसलिए मैंने कम ही कर दिया, क्षेत्रफल पहले से आधा हो गया। तो अब प्रतिरोध R2 का मान आप बताओ, सवाल ये है। अब यहाँ पहले जब इससे पहले जो सवाल था उसमें लंबाई बदल रही थी, अब क्या बदल रहा है, क्षेत्रफल बदल रहा है। तो अब क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला R2/R1 वाला, इस फॉर्मूला यही है, ध्यान से देखें, ये फॉर्मूला आपके सामने है, ये फॉर्मूला अब लगाना है। जब आपका क्षेत्रफल बदले तब इस फॉर्मूले का हमें क्या करना है, उपयोग करना है। तो आप ध्यान से देखिए, फॉर्मूला यही है, ध्यान से देखें, मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको, R2/R1 बराबर A1 अपॉन A2 का स्क्वायर, राइट, R2/R1 बराबर, अब यार गौर करो A1, देखो R1 का मान कितना दिया सवाल में, R1 का मान दिया R, तो R यहाँ लगा दो, R बराबर A1 का मान कितना दिया A, ऊपर लगा दो A, नीचे बटे में A2 का मान कितना दिया आधा, यानी A/2 का स्क्वायर। अब ये तीसरी संख्या ऊपर जाएगी 2A हो जाएगा, यानी ये लगभग फॉर्मूला बनेगा R2/R बराबर 2 ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2A अपॉन A का स्क्वायर, A से कैंसिल, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, R को ऊपर ले जाओ, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ R2/R बराबर 4, देख लीजिए आप, 2 का स्क्वायर 4, R को जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर ले जाएंगे तो R2 बराबर आ जाएगा 4R ओम, यानी प्रतिरोध बदलकर 4R, यानी प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। कब? जब क्षेत्रफल आधा होगा। तो इस सूत्र का उपयोग कब करना है, इस सूत्र का उपयोग उस समय करना है जब क्षेत्रफल परिवर्तित हो। क्षेत्रफल बदलेगा तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे और आंसर को ज्ञात कर लेंगे। समझ में आई मेरी बात बच्चों? अब ध्यान से समझ में आ रही है ना मेरी बात? लंबाई बदलेगी तो हमें किसका प्रयोग करना है, क्षेत्रफल बदलेगा तो हमें किसका उपयोग करना है। ध्यान से देख लो, फिर दोबारा से देख लो, मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है इस पॉइंट के, जिसको ये बात समझ में आ गई उसे सब कुछ समझ में आ गया। जैसे ध्यान से देख लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले लंबाई L1 थी, प्रतिरोध R1 था, ठीक है, खींचकर लंबाई बढ़ा दी गई, लंबाई बदलकर L2 कर दी,
प्रतिरोध R2 का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला लगाओगे आप R2 बट्टे R1 बराबर L2 बट्टे L1 का स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला ये लगाओगे, निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है, ये लगाना है, ठीक है, पहला पॉइंट बता दिया। दूसरा पॉइंट पर ध्यान दो, यदि मान लो आपका पहले क्षेत्रफल था A1, क्षेत्रफल था A1, प्रतिरोध था R1, और खींचने के बाद क्षेत्रफल बदलकर हो गया आपका A2, और तो प्रतिरोध R2 का मान आपसे वो पूछ रहा है, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला लगाना है R2 बट्टे R1 बराबर A1 अपॉन A2 का स्क्वायर। तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर लंबाई बदले तो ये फॉर्मूला लगाना है, क्षेत्रफल बदले तो ये फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ गई? लेकिन ध्यान रखना, उसी तार को खींचा जा रहा हो, उसी तार को छोटा किया जा रहा हो, तार ना बदला जाए, तार काटा ना जाए, सिर्फ खींचकर चेंजिंग आ रही है, तो तब हमें ये फॉर्मूले प्रयोग करने हैं, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। मान लो वो आपसे ये कह दे कि प्रतिरोध और मान लो वो आपसे ये कह दे कि क्षेत्रफल के बजाय वो कह दे व्यास बदल रहा है, भाई वो क्षेत्रफल की ये कहते व्यास बदल रहा है या त्रिज्या बदल रही है, वो ये कहते त्रिज्या चेंज हो रही है, तब आप कैसे आंसर ज्ञात करेंगे? मान लो जो अपना सातवां पॉइंट ये है कि मान लो किसी चालक तार की त्रिज्या है R1, त्रिज्या है कितनी? R1, त्रिज्या दे रखी है R1, और उसका प्रतिरोध है R1, त्रिज्या स्मॉल R1 है, प्रतिरोध कैपिटल R1 है, ठीक है। इस तार को खींचकर पतला कर दिया गया, ठीक है, पतला कर दिया गया, तो अब त्रिज्या बदलकर हो गई R2, तो प्रतिरोध R2 का मान बताओ। अब वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा, लंबाई की बात नहीं कर रहा, त्रिज्या की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है आपसे? त्रिज्या की, वो आपसे त्रिज्या की बात कर रहा है। त्रिज्या बदल रही है, तो त्रिज्या बदली तो प्रतिरोध कैसे चेंज होगा? तो फॉर्मूला वही है, देखो R2 अपॉन R1 बराबर, आपको फॉर्मूला लगाना है A1 अपॉन A2 का स्क्वायर, क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हम जानते हैं अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है A, वो होता है A बराबर पाई आर स्क्वायर, सभी को पता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। ये अनुप्रस्थ काट ही तो है, ये क्या है? एक अनुप्रस्थ काट है, ये क्या है? एक अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर पाई आर स्क्वायर होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा A1 बराबर पाई R1 स्क्वायर, और इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा A2 बराबर पाई R2 स्क्वायर। यानी जहां पर A1 A2 है वहां पर ये मान लगा दीजिए, तो R2 बट्टे R1 बराबर, ध्यान से देखिए, A1 की जगह पर आपका आ जाएगा A1 बराबर पाई R1 स्क्वायर, A2 की जगह पर आ जाएगा आपका पाई R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर पहले से चल रहा है, पाई से पाई कैंसिल, राइट, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, R2 बट्टे R1 बराबर, ध्यान से देखिए, R1 स्क्वायर बट्टे R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, या इन स्क्वायर को भी बाहर निकाल दें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 बट्टे R1 बराबर R1 बट्टे R2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान तो देखो भाई, यहां से मैंने वर्ग उठाकर एक वर्ग बना दिया, इन दोनों को मैंने एक वर्ग बना दिया, और ये स्क्वायर बाहर पहले से चल ही रहा है, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 2 नहीं 4, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R2 बट्टे R1 बराबर R1 बट्टे R2 की पावर 4। यानी हम इस सूत्र का उपयोग करके R2 का मान क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। कब? अगर त्रिज्या बदल रही हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देख लो आप, अगर त्रिज्या बदलेगी तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और अगर क्षेत्रफल बदलेगा तो अलग सूत्र का प्रयोग करेंगे, लंबाई बदलेगी तो हम अलग सूत्र का उपयोग करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? यह क्लियर? मान लो वो आपसे कहते त्रिज्या नहीं बदली, ये तो नंबर 7 है, वो त्रिज्या की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा व्यास की। किसकी? कि व्यास बदल रहा है, तो प्रतिरोध का मान कैसे चेंज होगा? अगर व्यास बदले तो हम प्रतिरोध का मान कैसे चेंज करेंगे? अगर व्यास बदलता है तो हम प्रतिरोध का मान कैसे चेंज करेंगे? ये नंबर पॉइंट 8 है। मान लो तार की वो त्रिज्या की बात नहीं कर रहा, मान लो वो ये कह रहा है कि किसी चालक तार का व्यास D1 है और उसका प्रतिरोध R1 है, ठीक है। लंबाई खींचने पर या छोटा करने पर, मान लो मैं तो लंबाई खींच लो या छोटा कर लो, व्यास बदलकर हो जाता है D2, तो प्रतिरोध R2 का मान आप बताइए, प्रतिरोध R2 का मान कितना होगा? तो देखो हमारे पास त्रिज्या का फॉर्मूला है R2 बट्टे R1 बराबर R1 अपॉन R2 की पावर 4। हम त्रिज्या वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि व्यास बराबर होती है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहां से ये लिख सकते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी। त्रिज्या का मान निकालना तो व्यास का आधा। तो अब देखिए, जब यहाँ व्यास D1 है तो इसकी त्रिज्या R1 होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा भाई, अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालूं तो R1 बराबर निकलेगा D1 बट्टे 2,
जब इसका व्यास d2 है तो इसकी त्रिज्या r2 होगी, r2 बराबर d2/2। इसका मतलब जहां जहां पर आपको r1 r2 दिखाई दे रहे हैं वहां पर आप d1 और d2 का उपयोग कर लीजिए। तो r2/r1 बराबर, भाई r1 की जगह पर क्या आ जाएगा, r1 की जगह पर d1/2, r2 की जगह पर d2/2 का की पावर 4, राइट। अब 2 को ऊपर ले जाओ, 2 को नीचे ले जाओ, तो r2/r1 बराबर 2 ऊपर गए तो 2d1 अपॉन नीचे आ गया 2d2 की पावर 4, 2 से 2 कैंसिल, यानी ये फॉर्मूला बदल कर हो जाएगा r2/r1 बराबर d1 अपॉन d2 की पावर 4। कुल मिलाकर ध्यान रखना है आपको, अगर आपको वो ये कहे कि व्यास बदल रहा है, त्रिज्या नहीं व्यास बदल रहा है, तो व्यास बदलने पर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। ध्यान दें, इस सूत्र का उपयोग करेंगे प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। त्रिज्या बदल रही है तो इससे पहले हम बता चुके हैं, व्यास बदल रहा है तो हम बता चुके हैं, लंबाई और क्षेत्रफल बदलने पर भी हमने प्रतिरोध के मान को बदलते हुए दिखाया है। तो आपको इस सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, मैं समझता हूँ बच्चों आज के लिए टॉपिक काफ़ी है। आपको मैंने प्रतिरोध के लगभग बहुत सारे फॉर्मूले सिखा दिए, आप इन सभी फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद करें और यकीन माने ये आपके एकेडमिक और भविष्य में कंपटीशन सभी जगह उपयोग होने वाले हैं। इनका अच्छी तरह से ध्यान रखें, यकीन है मुझे इंशाल्लाह आप अच्छी तरह सीख जाएंगे, और जब सीख जाएंगे तो काफ़ी क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल सेट पर बनते हैं उन्हें आसानी से हल कर लेंगे। धन्यवाद।